दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। तेलंगाना के बोधन में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ उठी आवाज। एआईएमपीएलबी के जलसे में बोले असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शे नशीन बतशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मौलाना रशादी साहब, मौलाना हामिद मोहम्मद खां साहब, डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी साहब, आज के इस एहतजाजी जलसे के इस्तक़बालिया कमेटी के तमाम अरकान, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि आज का ये जलसा बीजेपी की हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो हमारे मुल्क के आइन संविधान के बरखिलाफ़ एक काला क़ानून बनाया, उसके एहतजाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में, शहरों में एक एहतजाजी प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया गया और उसी सिलसिले में आज सरज़मीन बोधन पर उस काले वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज बोधन के अम्बेडकर चौक पर आप लोगों की मौजूदगी इस बात का पैगाम बीजेपी को और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री को एक पैगाम देती है कि हम इस वक्फ क़ानून को काला क़ानून मानते हैं और हम इस वक्फ क़ानून को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भारत के आइन और संविधान के ख़िलाफ़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं इस क़ानून के ऊपर अपनी बात को रखने से पहले ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने इस बात को रखूँ कि गाज़ा में जो मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, हम उसको भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया और जो मुस्लिम ममालिक के ज़िम्मेदारान हैं वो खामोशी बनाए बैठे हैं। मगर आज हम देखते हैं कि वो बहादुर फ़लस्तीनी जो पिछले 70 साल से बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और एक साल के अंदर 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का क़त्ल इज़राइल की बेंयामिन नेतन्याहू की ज़ालिम हुकूमत ने उन पर हमला करके क़रीब 60,000 फ़लस्तीनियों की जानें ली। 2 लाख फ़लस्तीनी गाज़ा में लापता हैं, मिसिंग हैं, या तो वो किसी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं या फिर किसी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं और उनकी लाशें उनके ख़ानदान को नहीं मिलती है। आपको जानकर तकलीफ़ होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा
कि गाज़ा में ऐसे 10,000 फ़लस्तीनियों को फौरी वहाँ से निकालना चाहिए ताकि उनको ऐसे अस्पताल में उनका तिबी इलाज किया जा सके, क्योंकि उनको बहुत गहरे ज़ख़म लगे हैं इज़राइल की बमबारी और इज़राइली फ़ौजों के हमलों की वजह से। ये WHO की रिपोर्ट है कि 10,000 फ़लस्तीनियों को फ़ौरन निकाल कर दूसरे अस्पतालों में मुंतक़ल करना चाहिए। दुनिया कह रही है कि गाज़ा में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के हाथ और पैर कटे हुए हैं तो गाज़ा में ऐसे 10,000 से ज़्यादा बच्चे जिनके हाथ और पैर कटे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका और इज़राइल की तरफ से एक गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाया गया, जो गज़ा में इज़राइल जालिम नेतन्याहू की हुकूमत ने हमला किया तो 12 लाख लोगों के घर तोड़ दिए गए बमबारी से। 12 लाख लोग गज़ा में बेघर हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग भूखे हैं। तो ये GHF नामी फाउंडेशन जब इन मासूम फ़लस्तीनियों को कहकर बुलाता है कि आओ हम तुमको खाना देंगे, तो जब वहाँ पर ये फ़लस्तीनी पहुँचते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है। उस फायरिंग में 830 फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम अपनी दुआओं में इन फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। हम अपनी दुआओं में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह वो जालिम बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत का ख़ात्मा भी करे और अल्लाह इन लोगों से अपना हिसाब करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुनिया में अगर कोई करबला की दास्तान को कोई दोहरा रहा है आज की तारीख़ में, तो वो फ़लस्तीनी गज़ा में और मगरबी किनारे में आज जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हुसैनी परचम को थाम कर वक्त के फ़िरौनों से, नमरूदों से पंजा आजमाई कर रहे हैं, तो वो फ़लस्तीनी है। हम चाहे बोधन में हो या सरजमीन भारत में हो, अगर हम इंसाफ को पसंद करते हैं, अगर हमारे दिलों में इंसानियत है, तो हमको इन जालिम हुकूमत के जुल्म की मजम्मत करनी चाहिए और पूरी दुनिया को ये रोकना चाहिए जो जेनोसाइड नेतन्याहू की हुकूमत कर रही है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके खिलाफ वारंट जारी किए। मगर अफसोस होता है कि अमेरिका और बरतानिया उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों पर सैंक्शन लगाती है कि कैसे तुमने नेतन्याहू और उसके वज़राओं के ऊपर आपने वारंट को जारी किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम हमारी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि भारत ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया, चाहे वो नेहरू हो या फिर गांधी हो, इन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी काज की तायद की। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीनियों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि हम 2 स्टेट सलूशन के कायल हैं। जो फ़लस्तीनियों पर जेनोसाइड हो रहा है, उस जेनोसाइड को रुकाना भारत की भी जिम्मेदारी है कि दो टोक अल्फाज में इस जालिम नेतन्याहू को कहे कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी को रोक लगाई जाए, उनको उनका जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। दूसरी बात मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो है बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ख़ास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए,
हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना के लिए साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मंजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं, ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा, और तेलंगाना में जो लास्ट
इंटेंसिव रिवीजन हुआ था मेरे ख्याल से, अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में एक हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर के दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे अरे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, यह भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझसे इख्तलाफ करने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझसे बहुत चाहने वाले हैं, मगर उसकी परवाह मत करो। मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करना पड़ेगा। जो लोग हमारे मुल्क में, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, बेशर्मी की हद है कि तुम आज हमसे कह रहे हो कि बताओ तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। अरे अगर हमसे पूछने वालों, जाओ अंडमान की उस काला पानी की जेल से जाकर पूछो, अगर अल्लाह उस जेल के दीवारों को, ईंटों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि यहां पर वो मुजाहिदीन कैद थे जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया और अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर अल्लाह माल्टा की जेल को, उस जेल के सहन को अगर अल्लाह बोलने की ताकत देगा तो पुकार पुकार कर कहेगा कि उस सर्दी में यहां पर मुजाहिदीन थे जिन्होंने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया। अगर अल्लाह मुरादाबाद के उस जमीन को अल्लाह हुक्म देगा तो मुरादाबाद की जमीन पुकार कर कहेगी कि वो यो सरजमीन है जहां पर अल्लामा काफी ने नाते शरीफ पढ़कर फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया, मगर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। आज तुम उनसे, उनके वारिसीन से पूछ रहे हो कि कागज दिखाओ। यकीनन हम पूरी तैयारी करेंगे। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि इसके बाद कोई बोलेंगे आप दिखाते क्या, मैं डिग्री दिखाने को तैयार हूं। मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। तो बहरहाल आपको मैं बाखबर कर रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए। हो सकता है कि मेरी तकरीर के बाद बीजेपी की तरफ से या कोई और तरफ से बोलेंगे इन्हों खामखा डरा रहे। डरा नहीं रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उनके जितने नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के सदर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। हमने अपने पिटीशन में इन तमाम बातों को कहा है जो मैंने आपके सामने कह रहा हूं। तो इसलिए मेरे को कहना था
कि आप इस पर गौर करिए। तीसरी बात जिसका जिक्र मुफ्ती जुबैर साहब ने किया, मेरे भाई याद रखो, हम एक जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर हमारे जिस्म में किसी एक जगह तकलीफ होती तो ईमान ये पुकार कर कह रहा है कि तुम मोमिन उसी वक्त हो जब तुम किसी की तकलीफ को अपने सीनों में महसूस करोगे। आज आसाम में जो कुछ हो रहा है, बंगाली मुसलमान हैं। आसाम में दो किस्म के मुसलमान, एक बंगाली जबान बोलने वाले जिनको मियां बोलते, और एक दूसरे आसाम के मुकामी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजीनियस। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आसाम में वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन वसुंधरा शुरू किया, जिसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन पर अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको हुकूमत उनको जमीन के हुकूक देगी, रेगुलाइज करेगी। मगर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को मिशन वसुंधरा में उनको जमीनें नहीं दी जा रही हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जुलाई 2025 में 3,300 बंगाली जबान बोलने वाले, बड़ी तादाद में मुसलमान भी, हिंदू भी हैं थोड़े बहुत, उनको बेदखल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। कितने? 3,300 परिवारों को, 3,300 अफराद को नहीं। अगर 3,300 को आप पकड़ लिए, उसकी बीवी और 2 बच्चे, तो आप यही 7-8 हजार हो जाते। एक महीना भी नहीं खत्म होने आ रहा है, करीब 7,000 लोग बेघर हो गए। डुबरी में, लखीमपुर में, नलबारी में, गोलपारा में, और जो गवर्नमेंट लैंड पर घर बना लिए, फॉरेस्ट लैंड पर घर बना लिए। सिर्फ डुबरी में 1400 खानदानों को उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे मैं थर्मल प्लांट बनाऊंगा। एक बड़े सरमायादार को बुलाकर कह रहे और पावर प्लांट बना रहे, और 1400 लोगों को बेघर कर दिया गया। फिर जुलाई 12 को आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये कौन बंगाली मुसलमान, जबान बोलने वाले मुसलमान हैं जो 200 की 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर बार को बसाते हैं। ये साजिश है, कह रहे हैं वो, कह रहे साजिश है हमको अकलियत बनाने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा? जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हल्फ लिया, ओत लिया, और फिर 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 25,000 एकड़ को साफ कर चुके हैं, 25,000 एकड़ को। और फिर 12 सितंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में जुबैर अली, हैदर अली की मौत हो गई। अब मेरे को मालूम है कि मेरे इस तकरीर के बाद, क्योंकि हम लैला हैं, हमारे पूरे मजनू हमारे पीछे कल से पीछे पड़ जाएंगे, मगर सुनो मेरी बात को। आसाम की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है असेंबली की, 2016-17 में जिस रिपोर्ट को आसाम के असेंबली में टेबल किया गया था, वो ये कह रही है कि 7,000 किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन पानी से कट जाती है। सैलाब आया तो कट जाती है। कितना? 7,000 एकड़ नहीं, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। यानी 7.4% स्टेट का हिस्सा सैलाब या किसी वजह से, नेचुरल वजह से जमीन कट गई। तो होता क्या है? अच्छा, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता? सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत
2047 तक विकसित भारत बने। मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे आसाम में। और क्या यह बात सच नहीं है कि 9 अप्रैल इंडिया टुडे का कॉन्फ्रेंस में लेट अरुण जेटली ने क्या ये नहीं कहा था कि भारत में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है? 30 करोड़ गरीबों के पास भारत में जमीन नहीं है। बताओ मोदी जी, बताओ आरएसएस, बताओ बीजेपी के नेता जो आए दिन गालियां देते हैं। अरुण जेटली ने कहा था 2015 इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस में 9 अप्रैल को 30 करोड़ लोगों के पास भारत के जमीन नहीं है, लैंडलेस है। और आसाम में एक तरफा कार्रवाई की जा रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन आसाम के बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों की अल्लाह उनकी मदद फरमाए। जो हुकूमत जुल्म कर रही है, याद रखो तुम वक्तिया तौर पर जुल्म करोगे, तुम्हारा जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा जुल्म मिटेगा, तारीख में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम एक असेंबली का इलेक्शन जीतने के लिए गरीबों को अपने घर से बेघर कर रहे हो। अरे क्या तुम जमीन नहीं दे सकते? तुम्हारी हुकूमत की मिशन वसुंधरा में तुम क्यों नहीं देते आसाम में बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बहुत जरूरी है कि हम इन बंगाली जबान बोलने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को याद रखें। अब आ जाइए वक्फ के कानून पर। हमारे हिंदू भाइयों से हम कहना चाह रहे हैं, क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या तेलंगाना के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई कमिश्नर गैर हिंदू हो सकता? नहीं हो सकता। जब तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में ना मेंबर, ना कमिश्नर, ना असिस्टेंट कमिश्नर गैर हिंदू बन सकता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिर क्यों मोदी की हुकूमत ने कहा कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड में कम से कम 4 मेंबर, मिनिमम 4 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं? क्या यह राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? अगर यह बात है तो फिर हर जगह क्यों नहीं बनाती आप? अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं, और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ अल औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? यह हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर 2 कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्फ नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है। यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे।
बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, एसपी साहब देंगे। अरे जो कलमा पढ़ लिया उन्हें मुसलमान हो गया। जब हिंदू धर्म को मानने वाला मान जाता है, हिंदू हो जाता है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले को ये टेस्ट क्यों बताओ आप? आखिर क्या हो रहा है? नहीं, 5 साल तक नहीं दे सकते। मेरी एक आरएसएस के वाबस्ता कई तंजीमें पार्लियामेंट को आए थे, मुझसे बोले कि आप खामखा मुखालिफत कर रहे। मैंने कहा ये बात बताइए, अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू धर्म को प्रॉपर्टी अपनी दे सकता, तो बोले हां दे सकता। मेरा फिर मैं अपने अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं दे सकता हूं? बोले नहीं, 5 साल का कानून। बोला चलो मान लिया तुमको बारी बात को थोड़ी देर के लिए। 5 साल में मैं क्या किसी को दे सकता हूं? हिंदू धर्म की मंदिर को, ईसाइयों के गिरजाओं को, सिख धर्म के गुरुद्वारा को? हां बराबर दे सकते हो उनको आप। मिला वहां दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? ये कौन सा आर्टिकल 14 है बताओ? तो बोले तुम्हारे से बहस करना बेकार है। अरे बहस नहीं कर रहा हूं, जब सबको दे सकते तो वहां भी लगा दो 5 साल का कानून। लगा सकते आप 5 साल का कानून। 5 साल की बात करें तो आप 5000 साल पहले चले जाते। आप 5000 साल पहले चले जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून में ये तमाम नुक्स हैं। और जो हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने रूल्स बनाए, ये बड़ा इनकंसिस्टेंट और गैर वाजबी काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, रिजर्व फॉर इंटरिम ऑर्डर्स है, कम से कम रुक जाते अखलाकी तौर पर। मगर आपने एक रूल बनाया, और रूल 6(1), रूल 10(1) क्या कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर वक्फ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुतवल्लियों को होगा। रूल 10(2) ये बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ डीड्स, ये सब चीजों को आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? रूल 7 सबसे खतरनाक रूल 7 है। 3C एक सेक्शन है इस कानून में जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड में कब्जा होगा तो गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को यह बोलेगी कि आप तय करो ये जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अब आप बताइए, मोहल्ले में अगर कोई लड़ लेते, आप मौलाना के पास चले गए, मौलाना बोलते ठीक है मैं तुम दोनों के दरमियान में फैसला करूंगा, यानी और लोग बैठ जाएंगे, मगर वो मौलाना का ताल्लुक या उस बड़े का ताल्लुक उस दोनों लड़ने वालों से नहीं होता, ना उनके दोस्त होते ना रिश्तेदार होते, क्योंकि उनको आजादाना तौर पर अपना फैसला करना पड़ेगा। कानून में उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते। हुकूमत बोल रही कि झगड़ा हमारा तुम्हारा होगा, हमारा ऑफिसर होगा। अरे कहे का होगा? बाप बेटी के हक में, बेटे के हक में फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ कहां होगा बताओ आप? तो इन्होंने क्या बोल रहे रूल 7 में कि 1 साल के अंदर उस डेजिग्नेटेड अफसर को चला गया, मगर ओनर कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा या गवर्नमेंट होगी, उसका किसी को नहीं मालूम। रूल 10(2) देख लो आप, रूल 10(c) देख लो आप, ये ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वक्फ को नुकसान होगा। रूल 10(2)(o), 11(2)(p). अब इस कानून में कह दिया गया कि अगर कोई कबायली है, आदिवासी है, तो वक्फ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई? भारत के संविधान में कोई भी आदिवासी मुसलमान हो सकता है। लक्षद्वीप का MP मुसलमान है, हमदुल्ला सईद आदिवासी है। क्या लक्षद्वीप का मुसलमान अल्लाह के नाम पे जायदाद नहीं कर सकता? तो आपने रूल बना दिया कि रूल 10(2)(o), रूल 11(2)(p) जो 5th और 6th शेड्यूल में आता है। बताइए आप क्या है ये? फिर रूल 6(1) रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले क्या हुआ था। यानी ये सब ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड का नुकसान कराना चाहते हैं। इसीलिए हमको
अपने एहतजाज को कामयाब करना है। और याद रखिए, बीजेपी आरएसएस के पास एक लिस्ट है जो कहते हैं कि तारीख के किसी वक्त में मस्जिद नहीं थी। ये कौन तय करेगा? इस तरह का काला कानून बनने के बाद कलेक्टर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इतने पावर्स दे दिए गए रूल 3C में, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अरे अगर 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिद होगी, कहां से डॉक्यूमेंट मिलेगा बताओ? बल्कि मस्जिद हो, मंदिर हो, कहां से डॉक्यूमेंट आएगा? 600 साल पुराना कहां से आएगा डॉक्यूमेंट? मगर मोदी बोल रहे नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अरे वक्फ बाय यूजर को तुमने निकाल दिया। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बाय यूजर का ताल्लुक भारत के आईन के बेसिक स्ट्रक्चर से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसारे कदीमा है, कई मसाजिद आसारे कदीमा के मातहत आती हैं। मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसारे कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसारे कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने काम किया। आप उनको जानवर लाने भी नहीं दे रहे, आप उनको लाइसेंस नहीं दे रहे दुकानों को महाराष्ट्र में, और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते हैं बताओ आप? मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है, और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली, और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए? बताओ। जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट
जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमसे सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए। हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों जो बुलडोजरों से घरों को तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने वालों का साथ दिया, दिलों को तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अल्लाह उनकी कोशिशों में उनको कामयाब और कामरान करेगा। क्या आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? तो नारा लगाइए, वक्फ कानून को वापिस लो। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। वक्फ कानून को वापिस लो, वक्फ कानून को वापिस लो। हिंदुस्तान, भारत, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।